everyone, welcome to my channel. So we have taken chapter number 2nd of class 9th, that is matter around a sphere, and basically in this video we will study about to how to separate the components फ्रॉम अ मिक्सचर। मतलब हम किसी भी मिक्सचर से कैसे किसी कंपोनेंट को, उसमें कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो कि केमिकली प्योर नहीं होते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो हम बेसिकली उनमें से वो जो मिक्सचर्स हैं उनमें क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसको कैसे हम सेपरेट कर पाएँ और उनके बारे में और हम फर्दर स्टडी कर पाएँ। तो इसके लिए हमको ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस मिक्सचर में से उस कंपोनेंट को अलग करें, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करें, उसके बाद हम जान पाएंगे कि वो कंपोनेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं या क्या चीज़ है उसमें प्रेजेंट। ठीक है, तो बेसिकली उसके बारे में हम यहाँ पर हम यहाँ सेपरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मिक्सचर्स को हम मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उसको हम कैसे अलग करें। ठीक है, बहुत सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं जिनको सेपरेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड से भी अलग कर सकते हैं, जैसे हैंड पिकिंग हो गया। जैसे चावल है, चावल में पत्थर होते हैं, लोग हैंड पिकिंग के थ्रू उसको निकाल देते हैं, सीविंग के थ्रू, मतलब जो चलनी होती है उसके थ्रू लोग काफ़ी सारी चीज़ों को, जो कंपोनेंट्स हैं या आप कह सकते हैं जो मिक्सचर्स हैं, तो मेन कंपोनेंट को अलग कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे फिल्ट्रेशन के मेथड्स यूज़ होते हैं, बट हम यहाँ पर हम लोग भी पढ़ने वाले हैं फिज़िकल मेथड के ही बारे में। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करके हम जो कंपोनेंट्स हैं उनको मिक्सचर्स उनको हम अलग करेंगे। ठीक है, मिक्सचर्स से हम उन कंपोनेंट्स को अलग करेंगे। ठीक है, तो पहला है हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। अगर ब्लू या ब्लैक इंक है तो उसमें से हम एक कंपोनेंट को कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर वो जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है डाई। ठीक है, डाई है। तो अब यहाँ पर इसको सिंपल सा देखते हैं। यहाँ पर लिया गया है, ये आप सिंपली देखिए, इसमें देखिए सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें हम बहुत सारे फिजिकल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे इवेपोरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सेपरेटिंग फनल हो गया, सब्लिमेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया और सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली हम देखने वाले हैं इवेपोरेशन के थ्रू हम कैसे कंपोनेंट को अलग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिया गया है कि एक बीकर ले लिया गया है और उसमें वाटर रखा गया है। ठीक है, उसमें वाटर रख दिया गया है और यहाँ नीचे बर्नर है। ठीक है, बर्नर है और ये स्टैंड है, और हमने उस बीकर को रख दिया है जिसमें वाटर फिल्ड है। अब हम उसको बॉईल करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर एक वॉच ग्लास रख दिया गया है, जिसमें कि वॉच ग्लास रख दिया गया और उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ इंक डाले जाएंगे। ठीक है, पहले जब वो बॉईल हो जाएगा वाटर, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर से, उसके अंदर में, वाटर के अंदर में नहीं डालना, ऊपर में वॉच ग्लास रखी गई है और उसके ऊपर में कुछ ड्रॉप्स ऑफ इंक, सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक उस पर डाला गया है उस वॉच ग्लास में। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा कि हीटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, बीकर जो है वो मतलब हीट करने लगेगा। हमें जो ये इवेपोरेशन का ये जो प्रोसेस है, हमें डायरेक्टली इवेपोरेशन डायरेक्टली हमें हीट नहीं करना था वॉच ग्लास को। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे जो है इवेपोरेशन होना स्टार्ट करेगा और वाटर इवेपोरेट होगा, और धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि वॉच ग्लास में से, ये जो वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास में से जो इंक रखी थी, ठीक है, वो धीरे धीरे करके इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें से जो इंक है ऊपर रखी गई है, वो धीरे धीरे वो भी इवेपोरेट करना शुरू कर जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें काफ़ी सारे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, काफ़ी सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। तो इसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि जब हम देखेंगे कि इंक भी इवेपोरेट हो रही है, तो धीरे धीरे जब वो कूल डाउन हो जाएगा, तो जो इंक में वाटर है, इंक, क्योंकि इंक जो है वो किससे बना हुआ है, वाटर प्लस डाई,
वाटर प्लस डाई से आपका इंक बना हुआ है, ठीक है। वही चीज़ तो होती है ना कि इंक से क्या इंक किससे बना होता है, वाटर प्लस डाई, और हमने इवापोरेट कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस था लेकिन इवापोरेशन हुआ। इवापोरेशन होगा तो इनमें इंक में से जो वाटर होगा, ठीक है, वो इवापोरेट होकर के उड़ जाएगा, और इसमें जो डाई है, ठीक है, जो डाई इसमें मिक्स की गई थी वो बची रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेपरेट किया वाटर में से डाई को, ठीक है। तो डाई हमारा कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली वी हैव सेपरेटेड द वॉलेटाइल कंपोनेंट एंड फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बाय इवेपोरेशन मेथड। तो आपका जो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा दैट विल बी योर वाटर, एंड सॉल्यूट आपका हो जाएगा डाई, ठीक है। तो हमने एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट से, मतलब कि जो नहीं इवेपोरेट हो सकता, हमने उसमें से जो इवेपोरेट हो सकता है, फिर उसमें से हमने क्या किया है, इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू एक कंपोनेंट को अलग किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना देखते हैं कि सेकंड है हमारा कि हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम अ मिल्क। हम कैसे किसी भी मिल्क से क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप लोग देखते होंगे अपने घरों में, तो आप लोग की मदर कभी ना कभी क्रीम या आप कह सकते हो बटर निकालती होंगी। सो वही ये प्रोसेस है यहाँ पर। उस प्रोसेस को बेसिकली बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, और उसी प्रोसेस को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। और यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि बहुत सारे हम लोग देखते हैं ना कि क्रीम वगैरह आ रही हैं मार्केट में, तो वो कहाँ से निकलती हैं, बेसिकली वो मिल्क से ही निकलती हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी देख लेते हैं कि एक्टिविटी क्या है। कि हमको एक कि क्रीम लेनी है एक टेस्ट ट्यूब में, और सेंट्रीफ्यूज यूज़ करना है बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल मशीन फॉर 2 मिनट्स। सेंट्रीफ्यूगल मशीन अगर आप लोगों ने देखी हो तो वैसे ऐसे करके राउंड राउंड पूरा घूमने लगती है, और जो कंपोनेंट है वो अच्छे से फिर आपके मिक्स हो जाते हैं। अगर आपके पास सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन नहीं है तो चर्नर का भी यूज़ कर सकते हैं, मिल्क चर्नर, जिसे मथनी भी हिंदी में बोलते हैं, काफ़ी घरों में आज भी यूज़ होती है, तो उससे भी सेपरेट किया जाता है। तो इसको अब हमको ऑब्ज़र्व करना है कि हम धीरे धीरे करके हम मिल्क लेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे चर्नर से उसको जो हमने मिल्क लिया हुआ है, सॉरी जो हमने क्रीम ली हुई है, उसको हम धीरे धीरे करके चर्नर से ऐसे रोटेट करते रहेंगे, ऐसे घुमाते रहेंगे, ठीक। अब क्या करना है, अब इसको ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होगा, उससे पहले आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास अगर मिल्क की डेयरी वगैरह हो, तब भी आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं कि कैसे वो लोग मिल्क में से क्रीम को अलग करते हैं, या वो कैसे मिल्क से पनीर या चीज़ फॉर्म करते हैं। तो आप लोग वहाँ पर जा कर के डेयरी पे भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि लिक्विड में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन हम उसे फ़िल्टर पेपर से भी नहीं मतलब निकाल सकते, उन्हें फ़िल्टर ही नहीं कर सकते हम फ़िल्टर पेपर से भी। तो उसके लिए इस टेक्निक को यूज़ किया गया है। तो इस टेक्निक में क्या है, इस टेक्निक में ये है फिल्ट्रेशन की टेक्निक, ठीक है। इस टेक्निक को क्या बोला जाएगा, फिल्ट्रेशन टेक्निक ही बोला जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर फ़िल्टर पेपर है तभी उसको फिल्ट्रेशन बोला जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका फिल्ट्रेशन टेक्निक है, ताकि दो सब्सटेंस को ताकि हम अलग कर सकें, कुछ भी जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट किया जा सके। तो इस मिक्सचर में क्या किया जाएगा कि बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ हो रहा है। ये कैसा प्रिंसिपल होता है कि जब हम उसे चर्नर के थ्रू हम उसे मथना शुरू करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे, मतलब कि जो क्रीम होगी, ठीक है, वो ऊपर उठ करके आ जाएगी, और जो भारी चीज़ रहेगी, मान लीजिए उसमें जो पानी या जो मिल्क या जो उसमें से जो चीज़ें, जो कंपोनेंट बचा रह गया है, और जो डेंसर है, मतलब जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो नीचे रह जाएगा। तो यही होता है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस, कि बेसिकली जो आपका डेंसर पार्टिकल होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, और जो लाइटर पार्टिकल होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप लोगों ने देखा हो घर में, अगर आपके यहाँ आपकी मदर ने कभी क्रीम वगैरह निकाली हो या कभी बटर बनाया हो, ठीक है, मिल्क से सॉरी क्रीम से बटर वगैरह बनाया हो, तो इन सब का यूज़ किया जाता है कि
पहले जो आपके पास क्रीम है उसको आपने क्रीम निकाली, उसमें से फिर बटर निकाला, तो चर्नर के थ्रू उसको फिर चर्निंग का प्रोसेस होता है, और उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी देर तक उसको मथना पड़ता है। और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद उसमें से जो बटर है वो ऊपर की तरफ, वो उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जो वाटरी सब्सटेंस रहता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो यही चीज़ है, यही आपका प्रोसेस होता है सेंट्रीफिकेशन का। बेसिकली सेंट्रीफिकेशन के प्रोसेस में होता क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, अगर कहें तो वो दूर की तरफ जाते हैं। मतलब अगर हमने हमने कहा कि वो ऐसे करके राउंड 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 घूमेंगे, और उसके बाद अचानक से अगर जो वो पार्टिकल्स रहेंगे वो आपकी तरफ नहीं आएंगे, वो दूर की तरफ जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम मान लीजिए आपने अपने हाथ में एक रस्सी बांधी और उस पर लट्टू बांध लिया, ठीक, और आप उसे चलाना शुरू करते हैं, ठीक है, अब आप घुमाना शुरू करते हैं, तो कभी भी अगर रस्सी वो टूटेगी तो वो बाहर की तरफ जा करके गिरेगी। दैट विल बी कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, दैट विल बी कॉल्ड एज, वो क्यों हो रहा है, क्यों वो बाहर की तरफ जा करके गिर रहा है, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड अगर बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो यू विल स्टडी इन योर फिजिक्स पार्ट। ठीक, अब इसके बाद इसको हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेबोरेटरी वगैरह में, यूरिन वगैरह में। अब जैसे आप लोग भी जानते हैं ब्लड में प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, ऐसे ये सारे ट्यूब्स होते हैं, ऐसे करके ये पूरा चारों तरफ से ऐसे करके लगा होता है। ठीक है, ये सारे ट्यूब्स हैं और इन सब में ब्लड भरा हुआ है। ठीक है, फिर ये पूरा राउंड 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 घूमना शुरू करेंगे। ठीक है, घूमना शुरू करेंगे तो जो सबसे डेंसर पार्टिकल होगा, मान लीजिए वो चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे आरबीसी हो, चाहे प्लाज्मा हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, इन सब में से जो भी सबसे डेंसर होगा वो सबसे नीचे आकर के बैठ जाएगा वो, और फिर इसके बाद उससे कम जो डेंसर होगा वो उसके ऊपर आकर के बैठ जाएगा। इससे क्या है कि हम कंपोनेंट्स को अलग अलग डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यूरिन टेस्ट भी होता है, इसी तरीके से ब्लड टेस्ट वगैरह में भी लेबोरेटरीज में डायग्नोस जब किया जाता है तो इनका ये सेंट्रीफ्यूगेशन का बेसिकली यूज़ किया जाता है। ठीक है, और डेयरी वगैरह में यूज़ किया जाता है ताकि हम जो बटर है, ठीक है, कैसे हम बटर को अलग कर सकते हैं क्रीम से। और वॉशिंग मशीन में इसका यूज़ किया जाता है कि कैसे जो हम गीले कपड़े रहते हैं जब उसको स्क्वीज़ करते हैं, ठीक है, जब हम उसको स्क्वीज़ करते हैं तो उसमें भी आपका सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज़ होता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, ये अब हमारा है नेक्स्ट आपका सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर। ये है टू इमिसिबल लिक्विड। पहली बात तो इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स ना हो सकें। ठीक है, ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स ना हो सके वो आपके होते हैं इमिसिबल। जैसे कि हमने कभी भी आप अगर ऑयल ले लीजिए या वाटर ले लीजिए, वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं होंगे, तो दे विल बी कॉल्ड एज इमिसिबल लिक्विड्स। तो अब उनको कैसे सेपरेट किया जाए, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि सिंपली ये फनल लिया गया है, दिस इज़ कॉल्ड एज सेपरेटिंग फनल। ठीक है, इसको कहा जाता है बेसिकली सेपरेटिंग फनल। और यहाँ पर वाटर है और ये है हमारा कैरोसिन। ठीक, अब हमने उसको मिक्स किया या हमने मिक्स किया, अब देखेंगे कि जो कैरोसिन है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और जो वाटर है वो नीचे की तरफ आ जा रहा है, क्योंकि जो कैरोसिन है उसकी डेंसिटी कम होती है एज़ कंपैरिजन टू वाटर, तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और वाटर की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, वो नीचे की तरफ रह जाएगा। अब उसको अलग कैसे किया जाए, ठीक, अब यहाँ पर है ये स्टॉप कॉक। ठीक है, ये स्टॉप कॉक है। अब हम क्या करेंगे कि जब ये ऐसे अलग हो जाएगा, कैरोसिन अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, इसको मिलाने के बाद में अब हम इस नॉब को खोलेंगे। ठीक है, अब ये इस नॉब को खोला जाएगा और जब तक ये जो पानी है ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, इस लाइन तक आ रहा है, फिर उस लाइन के बाद हम उस नॉब को अलग कर देंगे फिर। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऐसे खुले छोड़ देंगे, नीचे कुछ कंटेनर रखेंगे ताकि वो पानी अलग हो जाए, वाटर अलग हो जाए, और इसके बाद जैसे ही ये जो वाटर है वो इस लाइन तक टच करेगा तुरंत फिर हम लोग उस नॉब को क्लोज कर देंगे। सो दैट विल बी कि आपका ऑयल कैरोसिन ऑयल जो है वो अलग हो जाएगा और आपका जो वाटर है वो अलग हो जाएगा, और वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है,
हाँ कि यहाँ पर यही है कि द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, ठीक है। और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, या आयरन ओर से फ्रॉम इट्स ओर। अब इसको आयरन ओर से कैसे करें? बेसिकली आयरन ओर से अगर जब अलग करना होता है तो इसके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसमें भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं कि जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हमें निकालना है, आयरन निकालना है ओर से, तो जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे करके यहाँ पर मान लीजिए ओर डाला जा रहा है और ये ऐसे करके आपका मशीन कुछ होता है, ठीक है। फिर यहाँ से ओर आपने डाला, आपको आयरन एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक सेपरेशन टाइप का लगा होता है। तो यहाँ पर वो जो मैग्नेट है वो नीचे की तरफ आता जाएगा, और जो नॉन मैग्नेटिक थिंग्स हैं जिनमें मैग्नेट या लाइटर सब्सटेंस रहेंगे वो इधर की तरफ आ जाएंगे, और ये मैग्नेटिक फिर इधर की तरफ आ जाएगा। सो इसके लिए भी इस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि दो ऐसे लिक्विड जो मिक्स ही नहीं हो सकते आपस में, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ओके। Now, next is how to separate a mixture of salt and sodium chloride. तो ये आपका जो प्रोसेस होगा, दिस विल बी द सब्लिमेशन प्रोसेस। अब हम इसको सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू हम इसको अलग करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो ऐसे सब्सटेंसेस, अमोनियम क्लोराइड क्या है, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में बदल सकता है अगर उसे हीट प्रोवाइड की जाए, जस्ट लाइक कैम्फर। क्योंकि जो सब्लिमेटरी आपके पार्टिकल्स होते हैं, दे आर वॉलेटाइल, वो जल्दी से आपके उड़ जाएंगे विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। और कुछ जो होते हैं, सम आर नॉन सब्लिमेबल, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे पार्टिकल्स हमने ये लिया है, दैट इज़ सब्लिमेटरी अमोनियम क्लोराइड, और ये जो सॉल्ट है ये नॉन सब्लिमेटरी है, ठीक है। तो हम लोगों को इनको अब मिक्स करना है। अब इन दोनों का मिक्सचर है, हमें अब इनको सेपरेट करना है, इनके कंपोनेंट को अब हमें सेपरेट करना है, ठीक है। तो सब्लिमेशन के प्रोसेस से अलग होगा। सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जहाँ पर सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में जो चेंज होता है एंड विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। सो दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज सब्लिमेशन, ठीक है। कि कुछ ऐसे आपके पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाते हैं विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको में क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है, अब देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या लिया गया है कि ये स्टैंड है आपका, ये बर्नर है, ठीक, ये फनल लगा दिया गया है, और ये आपका मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड का। ये चाइना डिश है भाई, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऐसे ही बर्नर के ऊपर नहीं रख दिया गया है, ठीक है। ये चाइना डिश है, और चाइना डिश के ऊपर में अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट रखा गया है, ठीक है। और ऊपर से फनल लगा दिया गया है, और ये वेट कॉटन प्लग है, मतलब कॉटन प्लग लगा दिया गया है कि कुछ भी चीज़ इवेपोरेट होकर के ना जा पाए, हम वो चीज़ ऑब्जर्व कर पाएँ, देख पाएँ, इसीलिए हमने कॉटन प्लग लगा दिया है, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग इसमें कि अब हम लोग इसे हीट करना शुरू करेंगे। मतलब बर्नर है नीचे तो हीट होगा ही होगा, ठीक है। अब हम बर्नर को जलाएंगे और इसमें से हीटिंग प्रोसेस, अब वो हीट होना शुरू होगा हमारा जो चाइना डिश है। अब धीरे धीरे इनमें जो ये जो मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का, अब ये भी गर्म होने लगेगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसमें से जो अमोनियम क्लोराइड है, जो कि वॉलेटाइल है या आप कह सकते हैं सब्लिमेटरी है, तो वो इवेपरेट होने लगेगा। अब यहाँ पर तो कॉटन प्लग है, तो अब ये ऊपर उड़ करके नहीं जा सकता। अब आप देखेंगे कि जैसे ही वो थोड़ी देर बाद जब ठंडा होगा, तो वो यहाँ पर आकर के ऐसे करके इधर कोने में चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर उसके वेपर्स जब उड़ करके जाएंगे, तो यहाँ पर हम देख लेंगे, जब ये कूल डाउन हो जाएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो अमोनियम क्लोराइड है वो हमें सॉलिड फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो हमारा सॉल्ट रहेगा, जो मतलब नॉन वॉलेटाइल था, या आप कह सकते हैं नॉन सब्लिमेटरी था, वो नीचे ही रह जाएगा, और आपका अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका जो कंपोनेंट है अमोनियम क्लोराइड वो अलग हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि इज़ द डाई इन ब्लैक इंक
अ सिंगल कलर, ये जो हम लोग डाई देखते हैं ब्लैक कलर का, ब्लैक इंक जो उसमें होता है, ठीक है, ये जो डाई है हमारी, वो ब्लैक इंक मतलब सिंगल कलर से बनी हुई है कि डबल कलर से बनी हुई है, या कितने कलर्स हैं उसमें, ठीक है, उसके में जानना है। तो बेसिकली इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलें तो हमको क्या लेना है, एक आप स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर ले लीजिए, ठीक है, थिन एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर आपको ले लेना है, ठीक है, ये फिल्टर पेपर ले लिया। अब यहाँ पे पेंसिल से आपको मार्क कर देना है यहाँ पर एक लाइन, ठीक है, ये पेंसिल से आपको एक मार्क कर देनी है, ठीक, लाइन 3 मीटर की आप मान सकते हैं, 3 मीटर अप्रॉक्स आप मान लीजिए। और यहाँ पर इंक लगा देना है, चाहे आप वो इंक किसी से भी लगा सकते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर इंक लगी हुई है ना, सेम इसी तरीके से आपको इंक लगानी है। वो आप चाहे फाउंटेन पेन ले सकते हो, चाहे आप स्केच पेन ले सकते हो, कोई भी आप पेन ले सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लगाना है बेसिकली एक डॉट, ठीक है, स्पॉट ऑफ इंक लगाना है, ठीक है, क्योंकि जो आपका फाउंटेन पेन वगैरह होती हैं या आपका स्केच पेन होती हैं उसमें भी वाटर मिला हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि जब वो चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें वाटर है, ठीक। तो अब क्या करना है कि हमको इतना हमने कर लिया, अब हमको एक जार लेना है और उसमें थोड़ा सा वाटर लेना है, ठीक है, हमने ये जार ले लिया, ठीक है, बेसिकली हमने ये जार ले लिया और ये वाटर ले लिया, ठीक, वाटर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर के, ये जो हमने पेपर लिया, स्ट्रिप ऑफ पेपर लिया है, अब इसको इसमें हम इस वाटर में डालना शुरू करेंगे, ठीक है, हमने ये लिया, ये वाटर है, ये स्ट्रिप है, अब हम यहाँ पर डालना शुरू करेंगे। अब जैसे ही ये इंक वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, ये इंक वाला पॉइंट आएगा, हमको वहाँ पर ऐसे बस ऊपर तक नहीं लेके जाना, वहीं पर थोड़ी देर के लिए ऐसे स्टॉप कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे जैसे मान लीजिए कि ये हमने ले लिया है, यहाँ पर इंक का डॉट था, हमने पानी में लगाया, उसके बाद पानी में लगा वो, उसके बाद थोड़ी देर आप कह सकते हो 2 से 3 सेकंड आपने रखा, और उसके बाद आप धीरे धीरे करके उसे आप हटा सकते हो या हटा सकते हो, या आप कह लो कि 5 सेकंड तक आप वैसे ही रहने दो। अब आप क्या देखेंगे, ठीक है, एब्जॉर्बिंग था वो, ठीक। अब आप क्या देखेंगे कि जो इंक है, जो आपका इंक है वो अब अलग अलग कलर देने लगेगा, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ब्लैक और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर नीला हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी डाई होती हैं वो, पहली बात तो वो जो आपका डाई है वो सॉरी जो आपका इंक है वो वाटर और डाई दोनों से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ आपका जो डाई रहेगी वो आपको वो कलर दिखने लगेगा, ठीक है, वो कलर आपको दिखने लगेगा कि वो किस किस, वो जो इंक है वो किस किस कलर मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें मिला करके बनाई गई हैं, ठीक है, कौन कौन सी डाई उसमें मतलब कौन कौन से कलर की डाई उसमें मिलाई गई है, ठीक है। तो अब आप उसमें आराम से देख पाएंगे। अब यहाँ पर आप ऐसा क्यों देख पा रहे हैं, कभी कभार अगर हम इसको छोड़ दें, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें कि मान लीजिए हमने खूब पेपर ले लिया, वाइट पेपर ही ले लिया है, और यहाँ पर इंक लगाया और हमने पानी में डुबो दिया, ठीक है, और लेकिन उस वाइट पेपर वो हमें दिख तो रहा है, लेकिन उस पेपर में कम से कम ये जो हमने डाई लगाई है, इस डाई में कम से कम मान लीजिए रेड कलर है, ब्लू कलर है और ग्रीन कलर है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे जब हम इस डाई को वाटर में जब टच करेंगे तो धीरे धीरे जो जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, जिस कलर की सॉल्युबिलिटी, या आप कह सकते हो जिस डाई की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब सबसे पहले आपको दिखेगा, मतलब सबसे पहले उसको आपको उसका कलर दिखने लगेगा। फिर उसके बाद इसके बाद आपको यहाँ पर जिसकी सॉल्युबिलिटी और कम होगी फिर वो आपका और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपका जिसकी सॉल्युबिलिटी एकदम नीचे होगी वो सबसे नीचे रहेगा, और जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी वो आपको ऊपर की तरफ वो कलर दिखने लगेगा। मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये ग्रीन था, ये ग्रीन ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि पहले आपको ग्रीन कलर दिखा, फिर उसके बाद मान लीजिए आपको ब्लू कलर दिखने लगा, तो ये ब्लू कलर और ऊपर की तरफ आ जाएगा, ग्रीन फिर ब्लू, फिर मान लीजिए नीचे रेड है, मतलब 3 कलर से मिलकर के बना था, इसका मतलब तीनों कलर आपको विजिबल होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर रेड कलर दिखने लगेगा, ठीक है, तो नीचे आपको रेड दिखेगा, ऊपर ग्रीन दिखने लगेगा और नीचे यहाँ पर ब्लू दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली कि सॉल्युबिलिटी का फ़र्क होता है कि द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर, एंड इन दिस वे द कलर गेट्स सेपरेटेड। इस तरीके से हम कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, कि डाई में कौन कौन से कलर्स बेसिकली मौजूद हैं, ठीक है।
इसके बाद एक और चीज़, अगर आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखना हो, अगर हम आप लोग को बता दें कि कभी कभार आपकी कॉपी, जो आपकी कॉपी होती है ना ऐसे लाइन लाइन जिसमें कि होती है, अगर आप उसे देखें और वो कभी कभार भीग जाए, ठीक है, तो आप देखते होंगे इधर साइड रेड कलर का होता है, फिर इधर साइड वो ब्लू ब्लू कलर के ऐसे लाइंस होते हैं। तो कभी भी अगर वो पानी उस पर पड़ जाता है तो आप देखते होंगे यहाँ ब्लू कलर का और रेड कलर का ऐसे दिखने लगता है ना। सो और कभी कभार तो वॉयलेट कलर भी दिखने लगता है, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो 2 से 3 आप सेपरेट कर सकते हो बेसिकली कलर के, कितने कलर्स उस डाई में हैं, ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। तो क्रोमैटोग्राफी बेसिकली क्या क्या होता है, कलर्स की स्टडी, ठीक है। ये क्रोमैटोग्राफी क्या होता है, बेसिकली कलर्स की स्टडी इससे हम करते हैं। तो इसे हम लोग ग्रीक में बोलते हैं, ग्रीक में क्रोमा, जिसका मतलब होता है कलर। तो क्रोमैटोग्राफी का मतलब होता है कलर्स की स्टडी, द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अभी जो हम लोगों ने ये सेपरेशन किया है, कलर्स का सेपरेशन किया है, ये सेपरेशन क्रोमैटोग्राफी कहलाता है। ये सेपरेशन आपका कहलाएगा क्रोमैटोग्राफी, क्योंकि इसमें कलर्स को हमने डिफाइन किया ना कि ये हम ना, यहाँ हमारे पास ये कलर था, हमारे पास ये कलर था, तो हमने कलर को सेपरेट किया है। तो इस टेक्निक को बेसिकली कलर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और क्रोमैटोग्राफी इज़ द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम वाटर। तो आप ये सेम इन द सेम सॉल्वेंट, आप कह सकते हो कि मान लीजिए कि सॉल्वेंट तो एक ही था ना, वाटर सॉल्वेंट तो एक ही था, लेकिन जो आपका सॉल्यूट था, ठीक है, सॉल्यूट आपका वो डिफरेंट था ना। सॉल्यूट आपका क्योंकि उसमें आपका रेड कलर भी दिखा रहा है, ग्रीन कलर भी दिखा रहा है, ब्लू कलर भी दिखा रहा है, ठीक है। तो आपके जो सॉल्यूट है वो अलग है, लेकिन वो अगर डिज़ोल्व होंगे, एक मतलब जो आपका सॉल्वेंट है जब वो डिज़ोल्व होंगे तो वो सेपरेट कर देंगे, ठीक है। सो इस अलग अलग सॉल्यूट जो उसमें प्रेजेंट हैं इस फिल्टर पेपर में, या एब्जॉर्बिंग पेपर आप कह सकते हो, जिससे वो वाटर एब्जॉर्ब कर सके, जो ऐसे आपके पेपर जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, दैट विल बी कॉल्ड एज एब्जॉर्बिंग पेपर, ठीक है। तो एब्जॉर्बिंग पेपर होने चाहिए ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करें और हमें जो कलर है बेसिकली जो सॉल्यूट प्रेजेंट हैं उस वो हमें पता लग पाए, ठीक है। उस इंक में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है वो हमें पता लग पाए, ठीक है। सो क्रोमैटोग्राफी वो है, ऐसी टेक्निक है विच इज़ यूज टू सेपरेट दो सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम कंपोनेंट, ठीक है। सेम सॉल्वेंट आपका एक रहेगा और सॉल्यूट आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे। और इससे भी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है क्रोमैटोग्राफी से रिलेटेड भी, क्रोमैटोग्राफी भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। तो उसके बारे में अगर आप लोग को पढ़ना होगा तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है कि इसमें बताया गया है कि हाउ टू, इसमें आप इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं टू सेपरेट डाई, कलर्स इन अ डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम कलर, नेचुरल कलर्स, ठीक है, नेचुरल कलर्स में से पिगमेंट्स निकालना, और ब्लड में से ड्रग्स को निकालना, मतलब तो ये सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रोमैटोग्राफी का बेसिकली इनमें यूज़ होता है। तो अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट मिक्सचर को, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था इससे पहले, इमिसिबल लिक्विड, मतलब ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स ना हो पाए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स हो सकते हों, जैसे अल्कोहल और वाटर आपस में मिक्स हो सकते हैं, ठीक, आपस में मिक्स हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो आपस में मिक्स हो सकते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट जो आपस में मिक्स हो सकते हैं उनको हम कैसे अलग करें, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर एसीटोन लिया गया है और वाटर लिया गया है, ठीक है। क्या लिया गया है, एसीटोन और वाटर। और यहाँ पर हम किस मेथड से अलग कर रहे हैं, डिस्टिलेशन मेथड से, ठीक है। यहाँ डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम एसीटोन और वाटर को अलग कर रहे हैं। तो बस केवल डायग्राम देखिए, हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पर क्या है, ये आपका ये पूरा डिस्टिलेशन का ये पूरा आपका मेथड दिखाया गया है। ये आपका क्लैंप है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ठीक है, ये स्टैंड हो गया, फिर आपका
फिर ये वाटर कंडेंसर है और ये वाटर आउटलेट है, ये थर्मोमीटर लगा हुआ है और इसके बाद नीचे बर्नर है। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमें वाटर और एसीटोन, ठीक है, एसीटोन और वाटर को मिक्स करना है। अब क्या करेंगे हम लोग कि धीरे 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 धीरे, अब ये बर्नर हमने ऑन किया, ठीक है, अब धीरे धीरे वो इवेपोरेट होने लगेगा। ठीक है, वो धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगेगा। तो अब इसके बाद क्या होगा कि जब वो इवेपोरेट होने लगेगा तो यहाँ पर जो ये यहाँ पर ये जो लगा हुआ है वाटर कंडेंसर, ठीक, धीरे धीरे, क्योंकि एसीटोन, अब यहाँ पर आप देखिए कि एसीटोन वो पहले ही इधर की तरफ वो बॉईल होकर के नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसा क्यों? ठीक, जाएगा और यहाँ पर एसीटोन आप देख रहे हैं कि एसीटोन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एसीटोन यहाँ पर आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एसीटोन एसीटोन और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, क्या चीज़? बॉइलिंग पॉइंट का। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 56 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन सबसे पहले गर्म होगा? एसीटोन सबसे पहले गर्म होगा। ठीक है, और ये क्या है? वाटर और एसीटोन का मिक्सचर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों का मिक्सचर है और इसके बाद हमने इसको बर्न करना शुरू किया। तो ये एसीटोन जो है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है, वो जल्दी बॉईल होना शुरू हो जाएगा और वो धीरे धीरे करके यहाँ पर ये कूलिंग, वो जो वाटर कंडेंसर है, ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो वाटर कंडेंसर है ये धीरे धीरे करके यहाँ से जो एसीटोन के ड्रॉपलेट्स रहेंगे वो कूल डाउन हो करके धीरे धीरे कूल डाउन होंगे और यहाँ हम एक बर्नर या आप बीकर कह सकते हो लगा सकते हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर एसीटोन इकट्ठा होता जाएगा जब तक वाटर अपना बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करेगा, जब तक बॉइलिंग पॉइंट पे वो पहुँचेगा तब तक एसीटोन आपका यहाँ पर आ जाए रहेगा और फिर उसके बाद हम ये बीकर हटा सकते हैं और फिर वाटर और एसीटोन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मिसिबल लिक्विड्स को अलग किया है। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ किया गया। दिस मैथड इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द components ऑफ अ मिक्सचर containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient differences in their boiling points. ऑब्वियस सी बात है। ठीक, अब इसके बाद है कि और ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ये थोड़ा एडवांस प्रोसेस है। ये भी डिस्टिलेशन प्रोसेस है बट ये थोड़ा एडवांस प्रोसेस है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इज बॉइलिंग फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 के। अब अगर हम बात करें, अभी हम लोगों ने एसीटोन की बात की थी और वाटर की बात की थी। ठीक है, वाटर की बात की थी। ओके, तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास था या यही था और इसका 100 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली 44 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आराम से डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ऐसे मिसिबल लिक्विड्स जिनके बीच का जो डिफरेंस हो, जिनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो वो 25 के से कम हो, या आप कह सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो। मान लीजिए कि इसमें जो डिफरेंस आया है वो 44 डिग्री सेल्सियस आ रहा है और जो हमने कोई और दो मिसिबल लिक्विड्स लिए जिनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 22 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ठीक, तो उसमें फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इनका यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो हम बेसिकली अगर हम लोग एक कंपोनेंट ले लें, बेसिकली अगर सिंपल सा हमने यहाँ पर ले लिया है सिंपली, मान लीजिए कोई भी मिक्सचर, यहाँ पर मिक्सचर बताया नहीं गया है कि क्या मिक्सचर लिया गया है, तो हम लोग मान लीजिए अपने से यहाँ पे एक मिक्सचर ले लेते हैं, मान लीजिए अल्कोहल, ठीक है,
अल्कोहल ले लेते हैं और मान लीजिए हम ले लेते हैं एसीटोन ले लेते हैं, ठीक है, एसीटोन ही ले लेते हैं, ओके। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 56 डिग्री सेल्सियस, और आपका अल्कोहल या इथेनॉल आप बोल सकते हैं वो 78 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ठीक है। अब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप देखें तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो 22 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, वो क्या है, हमने ये मिक्सचर ले लिया, मान लीजिए इथेनॉल और एसीटोन का हमने मिक्सचर ले लिया। इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका है 78 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का आपका हो गया 56 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब हमने क्या किया कि इस मिक्सचर में सारी चीज़ें वही रहेंगी जो अभी डिस्टिलेशन में थी, बस यहाँ पर एक फ्रैक्शनल कॉलम बढ़ जाता है। सारा जो कमाल है वो यहाँ इसी का है, ठीक है, फ्रैक्शनल कॉलम बढ़ जाता है, इसी के थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अब क्या करेंगे हम लोग कि हमने इस मिक्सचर में अब इसको बर्न करना शुरू किया। अब बाकी सारी चीज़ें सेम वैसे ही हैं, यहाँ फ्रैक्शनल कॉलम अब ऐड किया गया है। हमने इस मिक्सचर को, ये जो इथेनॉल का था और एसीटोन का मिक्सचर है, हमने इसको बर्न करना शुरू कर दिया, ठीक। यहाँ पे क्योंकि मिक्सचर ही दिया हुआ है तो हमने अपने मन से कोई भी मिक्सचर ले लिया, तो यहाँ पे मिक्सचर लिया और हमने इसको बर्न करना शुरू कर दिया, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो एसीटोन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि अभी भी इथेनॉल जो है उसका 78 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब इसका ज़्यादा है, और एसीटोन का जो है वो आपका 56 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब है कि वो अभी भी इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है। अब ये इवेपरेट होगा, ठीक है। तो ये जैसे ही इवेपरेट होगा, अब आप देखें क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, ठीक है, 56 डिग्री सेल्सियस आ चुका है। अब ये बॉयल होकर के यहाँ कूल डाउन होगा, ठीक है, वाटर कंडेंसर में, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर वो जमा होने लगेगा। लेकिन जैसे ही एसीटोन अभी तक ख़त्म नहीं होने पाएगा कि आपका जो इथेनॉल या आप कह सकते हैं अल्कोहल है, वो भी धीरे धीरे इवेपरेट करने लगेगा, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो हमने अल्कोहल लिया हुआ है उसका जो अभी वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रीच कर चुका है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो वो केवल अभी एसीटोन ही है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रीच कर चुका है। अब वो क्या करेगा, इवेपरेट करके यहाँ पर आने लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर ये जो आप कह सकते हो ये जो अल्कोहल या इथेनॉल के जो पार्टिकल्स है धीरे धीरे वो भी इवेपरेट होने लगेंगे। अभी उनका बॉइलिंग पॉइंट आया नहीं है, लेकिन क्या होता है उनके भी जो भाप है, उनके भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पर आने लगेंगे, ठीक। तो अब क्या होगा, हमें तो सेपरेट करना है, ठीक है, एसीटोन या इथेनॉल जो भी हमने मिक्सचर लिया है जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 22 डिग्री से कम हो, हमें बेसिकली चाहिए कि दोनों कंपोनेंट अलग अलग हों। अब ये दोनों में के बॉइलिंग पॉइंट में इतना कम डिफरेंस है कि दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है, एक ही जार में दोनों आ जाएंगे, तो हम कैसे सेपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें क्या करना है बेसिकली कि जैसे ही एसीटोन यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा, ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इसमें कुछ बहुत ही छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बहुत छोटे छोटे पत्थर, आप कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। तो ये क्या करेंगे, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है तो वो बहुत अच्छे से एकदम आराम से वो क्योंकि उसके पास एनर्जी है तो वो आराम से यहाँ से निकल करके इसको धक्का दे करके, आप कह सकते हो मतलब इसमें से आप कह सकते हो स्केप करके इधर उधर करके वो निकल करके इधर आ जाएगा, ठीक। क्योंकि उसके पास अभी उतनी एनर्जी आ चुकी है, क्योंकि उसके बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। अब उसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी तेज़ी से भागेंगे, ठीक है, मूव करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर अभी जो हमारा इथेनॉल था या अल्कोहल था वो अभी वो बॉइलिंग पॉइंट पहुँचा नहीं है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे इवेपरेट भी होने लगा है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर जो फ्रैक्शनल कॉलम में ये जो पार्टिकल्स रखे हुए हैं, यहाँ पर जो टुकड़े हैं, यहाँ पर वो इनको धक्का दे करके, ये इनके पास एनर्जी नहीं है कि ये इसे पुश करके फिर यहाँ तक पहुँच पाएँ, तो ये क्या करेंगे, यहीं पर रह जाएंगे और उसके बाद फिर ये यहीं पर वापस लौट आएंगे, ठीक। और जो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो यहाँ से हट करके मतलब इसको क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच जाएँ। सो यहाँ पर इससे हम जो हमारे कंपोनेंट हैं वो उसको अलग कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया कुछ सेपरेशन के बारे में पढ़ा कि हम मिक्सचर्स में से कैसे कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। अभी और भी कंपोनेंट्स हैं कि हम कैसे
हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, और आगे भी है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैम्पल। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो यहाँ आज के लिए यहीं तक। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you.